Hi everyone, Namaskar. In this particular segment, I am going to talk about the emergency provisions जो कि Constitution के Part 18 में mentioned है. Constitution का कोई भी आर्टिकल या कोई भी पार्ट इतना डिस्प्यूटेड नहीं रहा है जितना emergency रही है. ठीक है, तो आगे हम देखेंगे किस वजह से सबसे डिस्प्यूटेड पार्ट है ये. और अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो अभी तक आज तक देश में 3 बार इमरजेंसी लगी है, अलग अलग ग्राउंड्स पे लगी है. ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस ग्राउंड्स मेंशन्ड अंडर विच इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड और कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. तो टिल डेट 3 times emergency has been proclaimed and on various grounds. We'll also talk about what are the status of fundamental rights during the times of emergency, right. So if we go by the history, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं, पहली बार जब emergency proclaim हुई इंडिया में वो हुई 1962 में, 23 या 24 अक्टूबर के अराउंड 1962 में चाइना इंडिया पे अटैक किया था. उस समय पहली बार इमरजेंसी प्रोक्लेम किए थे प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी अंडर आर्टिकल 352. तो प्रेसिडेंट ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया था. 359 आर्टिकल का यूज करते हुए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी किया गया, जिसके अंदर आर्टिकल 20, 21, 22 सस्पेंड हो गए थे. ऑल्सो एक और प्रोविजन आया था जहां पे फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए लोग कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे. तो पहली इमरजेंसी जब प्रोक्लेम हुई तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए. आर्टिकल 20, 21, 22 सब कुछ सस्पेंड हुआ एंड ऑल्सो अपील टू द कोर्ट वो भी सस्पेंड हो गया था, रेस्ट्रिक्टेड था. इमरजेंसी डिक्लेयर होने के साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन को और मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टीज को इन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया कि वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और इसी ग्राउंड पे कम से कम 200 से अधिक लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था. अब पहली इमरजेंसी तो चली रही थी. 21 अक्टूबर 1962 को इंडिया चाइना वॉर तो खत्म हो गया था, बट स्टिल इमरजेंसी रिवोक नहीं की गई थी. इमरजेंसी अभी भी लागू थी, और पहली इमरजेंसी लागू ही थी कि 1965 में, अप्रैल 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है. क्यों? पहले उनके बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है अप्रैल 1965 में. इसके बाद सितंबर 1965 में इट टर्न्ड इनटू अ वॉर एंड जनवरी 1966 में नॉर्मलाइजेशन की स्थिति आती है, आइस ब्रेक होता है, और वहीं एक अग्रीमेंट साइन होता है जो कि था ताशकेंत अग्रीमेंट. अब क्योंकि इमरजेंसी तो लागू ही थी, इमरजेंसी को रिवोक नहीं किया गया था, तो पब्लिक कैंपेन्स हो रहे थे, अपील्स हो रहे थे. इनफैक्ट इंटरनेशनल फोकस बन चुका था ये इमरजेंसी, इसलिए 1968 में इस इमरजेंसी को रिवोक कर दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सेकेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जो कि पाकिस्तान ने जब अटैक किया इंडिया पे 3 दिसंबर 1971 को, उस दौरान दूसरी इमरजेंसी को लागू किया गया. यहाँ पे इसी के दौरान दूसरी इमरजेंसी प्रोक्लेम होते के साथ ही जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया 3 दिसंबर 1971 को, तो पार्लियामेंट ने जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर की गई वैसे ही पार्लियामेंट ने मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट, कॉफी पोसा एक्ट, गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को अडॉप्ट किया, और ये तीनों एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अडॉप्ट हुए, जिसके चलते गवर्नमेंट ने बहुत मिसयूज किया इस पावर का, और अरेस्ट किए गए, कस्टोडियल डेथ्स हुई और एनकाउंटर्स हुए. बाद वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन इमरजेंसी अभी भी रिवोक नहीं की गई थी, जिसके बाद अराउंड नवंबर 1974 प्रेसिडेंट ने ये प्रोक्लेम किया कि अंडर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, अंडर मीसा एक्ट,
फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट कोर्ट्स में नहीं हो सकता। तो अंडर मीसा एक्ट, ये भी एक मिसयूज था उस समय, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम ये किए कि अंडर मीसा एक्ट फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट कोर्ट में लोग नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद इमरजेंसी भी रिवोक नहीं हुई। फाइनली सेकेंड इमरजेंसी, जो इस वक्त की इमरजेंसी चल रही थी, उसको रिवोक किया गया जुलाई 1975 में, और इसके रिवोक होते ही तीसरी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई, डिक्लेयर कर दी गई। ठीक है, तो चलिए अब तीसरी इमरजेंसी किन ग्राउंड्स पे होती है? तीसरी इमरजेंसी हुई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975। यहाँ पे प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 352 इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे तीसरी इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया, डिक्लेयर किया। व्हाट हैपेंड? इसके पहले, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का मुद्दा क्या था, हिस्ट्री पे चलते हैं। जून 1975, जस्ट इमरजेंसी डिक्लेयर होने के कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन में ये निकाला कि इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी, उनको गिल्टी पाया जाता है कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस में। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इलेक्शन पिटीशन डिक्लेयर्ड दैट द देन प्राइम मिनिस्टर वो गिल्टी पाई जाती हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर में, जिसके अंडर में इन्हें इमीडिएटली अपनी पब्लिक ऑफिस को डिस्क्वालीफाई ये करती हैं, इन्हें छोड़ना पड़ेगा, एंड फॉर नेक्स्ट 6 years शी कांट होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। She can't hold any public office for next 6 years. इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट को अपील करती हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस समय वेकेशन पे चल रही थी, इसलिए ये अपील पॉसिबल हो नहीं पाई, और ऑपोजिशन स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर हर रेजिग्नेशन। इनके रेजिग्नेशन के लिए ऑपोजिशन डिमांड करने लग गए। बहुत ही वाइड स्प्रेड एजिटेशन हो गया था पूरे देश में, जिसके बाद the then prime minister Indira Gandhi, what she did on 25th June 1975, बिना COM के aid and advice के, she simply advised the president to proclaim emergency, जिसके तहत ये इमरजेंसी लगाई गई। राइट, तो हमें ये अच्छे से पता है कि इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए प्रेसिडेंट के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस चाहिए होती है, उसके बिना इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं की जा सकती। बट इन दिस केस, बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड एजिटेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द प्राइम मिनिस्टर सिंपली एडवाइज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम द इमरजेंसी, जिसके बाद इमरजेंसी लागू हो गई। तो इंटरनल इमरजेंसी, जो तीसरी इमरजेंसी देश में लगी थी, वो अपने साथ काफी सारा मिसयूज, काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ढेर सारे हुए, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया, ओपोनेंट्स काफी ज्यादा अरेस्ट हुए, और साथ के साथ इनसेंसिटिव गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाने लग गए, जैसे स्लम हटाओ प्रोग्राम, स्लम क्लियरेंस प्रोग्राम, फिर फैमिली प्लानिंग। इन सबको काफी भारी मात्रा में इन प्रोग्राम्स को रन किया गया। प्रेस सेंसरशिप को काफी इंपॉर्टेंस दी गई। सरकार के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी न्यूज, कोई भी आर्टिकल प्रेस नहीं निकाल सकती थी। ऑल इन ऑल, इस इमरजेंसी के साथ जो पहले सिचुएशन थी कि COM की पावर ज्यादा होंगी प्रेसिडेंट से, इस इमरजेंसी के साथ ये अमेंडमेंट किया गया कि प्रेसिडेंट का सैटिस्फैक्शन फाइनल और कंक्लूसिव माना जाएगा। जो कि पहले COM का एड और एडवाइस जरूरी था, इस इमरजेंसी के साथ it was amended that the satisfaction of president for proclaiming an emergency is final and conclusive. It is beyond any questions, it is beyond any review. तो एंड ऑल्सो लास्टली डिटेंशंस काफी ज्यादा हुए अंडर मीसा, अंडर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इतनी एजिटेशन, इतनी प्रॉब्लम, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इतनी ज्यादा थी, फाइनली 23 मार्च 1977 को तीसरी इमरजेंसी रिवोक की गई। तो दिस वाज अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ किस तरीके से, किन ग्राउंड्स पे देश में इमरजेंसी लगाई गई है पहले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
how is emergency proclaimed, how is emergency revoked, किन ग्राउंड्स पे इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है, किन ग्राउंड्स पे उनको रिवोक किया जाता है, और फंडामेंटल राइट्स का वेरियस अदर गवर्नमेंट बॉडीज का क्या स्टेटस रहता है व्हाइल द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड. लेट्स हैव अ लुक. तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो इमरजेंसी एक ऐसा स्टेट है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ गवर्नेंस दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया during the crisis situations under the advice of cabinet ministers. Very important point to note. Under the advice of cabinet ministers, the president can overrule many provisions of constitution which guarantees fundamental rights to the citizens. तो हमने देखा ही है कुछ FR तो curtail भी होते हैं, अभी आगे हम समझेंगे. इमरजेंसी प्रोविजन जैसा कि हमने देखा था पार्ट 18 में लाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रॉम आर्टिकल 352 to 360. These provisions enable central government to meet any abnormal situation effectively. Rationality क्या है behind incorporation is to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country and the democratic political system of the constitution as well. तो ये rationale है behind imposing any sort of emergency. टाइप्स की बात करें, 3 टाइप्स है इमरजेंसी की. फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी विच इज प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352. सेकेंड इज स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल विच इज प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360. तो 3 तरीके की इमरजेंसीज हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करता है. लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन. फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी किन ग्राउंड्स पे डिक्लेयर होती है? 3 ग्राउंड्स पे डिक्लेयर होती है. पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल अग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन. वॉर का मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. वॉर मीन्स, एक एग्जांपल से समझिए. सपोज देयर आर 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इन दोनों कंट्रीज ने फॉर्मली डिक्लेयर किया है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस आपस में they are going to have a conflict. If they have formally declared, there's a formal declaration by 2 countries, that is a war. Whereas external aggression का मतलब there is no formal declaration about the aggression, about the war, about the rage. There is no formal declaration. Armed rebellion, ये armed forces के बीच में, again it's not formally declared. The constitution employs the expression of proclamation of emergency to denote an emergency of this type. तो proclamation, declaration, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोक्लेमेशन अगर कहते हैं कि प्रोक्लेम की जा रही है इमरजेंसी, तो वो नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है. Next, what are the grounds of declaration of national emergency? तो 352, under article 352 president can declare a national emergency when the security of India, या तो security of India या इंडिया का कोई पार्ट, उसकी security under threat है by war, external aggression और armed rebellion. If India or its part, या तो पूरा देश या एक पार्ट ही, it is under threat by war or external aggression or armed rebellion. So this is the first ground. This is the ground mentioned under article 352. President can declare a national emergency even before the actual occurrence of war or armed rebellion or external aggression. और जब national emergency declare होती है on the grounds of war, external aggression, it is known as external emergency. Okay, so there are 2 concepts which were earlier mentioned in the constitution. पहला एक्सटर्नल इमरजेंसी, दूसरा इंटरनल इमरजेंसी, जिसको कि by 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंटरनल अग्रेशन के नाम से, इंटरनल डिस्टर्बेंस या अग्रेशन के नाम से दिया गया था. एनीवेज, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी आती है कब? जब वॉर हो रहा है या एक्सटर्नल अग्रेशन दिख रहा है, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी. ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, इट इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी. यही प्रोविजन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ इंसर्ट किया गया था. दिस टर्म
armed rebellion is inserted from the 44th Amendment Act. Before this term, it was known as internal disturbance. We have already seen. Example हमने देख ही लिया. If India and Pakistan openly accept, if they declare that they will use armed forces against each other, it is simply war. अगर वो formally declare कर रहे हैं, if there is no formal declaration that there will be armed forces used against a country's external aggression, और अगर ये दोनों grounds use हो रहे हैं, because of these two grounds an emergency is proclaimed as an external emergency. ठीक है. तो क्विक फैक्ट्स. पहला फैक्ट जो अमेंडमेंट था 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, इट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, but this provision was subsequently deleted by 44th Amendment Act of 1978. तो जुडिशियल रिव्यू को इम्यून किया था, बट इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया था 44th Amendment Act से. सेकेंड इज मिनर्वा मिल केस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस. हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड और दैट द डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन होली एक्सट्रेनियस और इररेलेवेंट फैक्ट्स. तो मालाफाइड या बिल्कुल एक्स्ट्रानियस या बिल्कुल इररेलेवेंट फैक्ट के ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है. दिस इज व्हाट इट वाज हेल्ड इन मिनर्वा मिल्स केस. Next aspect of the proclamation of emergency, of national emergency, is what are the approvals required before an emergency is proclaimed. कौन कौन से अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट के, कैबिनेट के. लेट्स हैव अ लुक. और ड्यूरेशन क्या होती है इमरजेंसी की. तो प्रोक्लेमेशन जो होती है इमरजेंसी की, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट within 1 month from the date of the issue. However, अगर प्रोक्लेमेशन ऐसे टाइम पे इशू हो रहा है जब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है या डिसोल्यूशन उसी पीरियड में हो रहा है without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided Rajya Sabha has in the meantime approved it. तो इन द सेंस कि अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऐसे टाइम पे प्रोक्लेम की जा रही है जब लोकसभा या तो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है या उसी 1 महीने के पीरियड में लोकसभा को डिसॉल्व किया जा रहा है, इन दैट केस अगले 30 दिन तक, जब तक पहली लोकसभा की सिटिंग नहीं हो जाती, अगले 30 दिन तक का फिर उन्हें समय दिया जाएगा. ओनली कंडीशन प्रोवाइडेड टू इट इज राज्यसभा ने उसी समय उसको अप्रूवल दे दिया हो. अगर दोनों हाउसेस इमरजेंसी को अप्रूव कर देते हैं तो इमरजेंसी 6 महीने के लिए चलती है, एंड इवन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एन indefinite period विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months. तो indefinite पीरियड के लिए इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है. ओनली कंडीशन इज द पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव इट आफ्टर every 6 months. So every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either house of the parliament by a special majority, right? तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको थोड़ा सा फैक्चुअल याद ही रखना पड़ेगा. रिवोक की बात करें, कैसे रिवोक की जाती है प्रोक्लेमेशन या इमरजेंसी. तो इट मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम. प्रेसिडेंट रिवोक करेंगे एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन. सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और इमरजेंसी must be revoked if the Lok Sabha passes a resolution by a simple majority disapproving its continuation. तो लोक सभा की simple majority से भी revocation हो सकती है. Let's talk about the effects of national emergency. तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लोकसभा स्टेट असेंबली की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या जो सस्पेंशन होते हैं बाकी फंडामेंटल राइट्स के उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन. तो इफ यू टॉक अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या असर पड़ता है, तो फर्स्ट इज the normal fabric of center state relation undergoes a basic change. It's a very basic, ये बड़ी organic सी बात है. जैसे ही emergency proclaim होती है, center in his hand has all the power,
एंड यहीं पे फेडरलिज्म का जो बेसिक फैब्रिक है वो चेंज आता है। कैसे? एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर पे सेंटर स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है। लेजिस्लेटिव पोर्शन की बात करें तो पार्लियामेंट बिकम्स empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. President can issue ordinances on state subjects also if the parliament is not in session. Laws made on the subject state subjects by the parliament become inoperative for 6 months after the emergency has ceased to be in operation. तो स्टेट सब्जेक्ट्स पे जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी वो 6 महीने के बाद इनऑपरेटिव हो जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करें तो प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो स्टेट सेंटर के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पे भी प्रेसिडेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, जब वो ऑपरेशन में होती है इमरजेंसी, तो लाइफ ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नॉर्मल टर्म फॉर 1 year एट अ टाइम। तो एट अ टाइम 1 साल के लिए ही एक्सटेंशन मिल सकता है। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैनॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। अगर उसी बीच इमरजेंसी रिवोक कर दी जाती है तो उसके 6 महीने बाद लोकसभा सीज टू ऑपरेट, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं चलेगा। सिमिलरली पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 1 year each time during a national emergency subject to a maximum period of 6 months. Again यहाँ लोकसभा और स्टेट असेंबली की कंडीशन एक ही है, 1 साल का एक्सटेंशन और 6 महीने तक उनकी जो है सीज हो जाएगी आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स के इफेक्ट की बात करें अगर, तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है अंडर आर्टिकल 358 एंड 359। इट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट। ये 2 प्रोविजंस देखते हैं एक एक करके। पहला प्रोविजन जहां पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। तो 19 क्लॉज 1 और 6 ये 6 फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। Article 19 is automatically revived after the expiry of the emergency. तो it is very well provided under Article 358 कि जो under Article 19 6 fundamental rights provide किया है Constitution, वो सारे 6 के 6 fundamental rights will be ceased to operate once the emergency is proclaimed, and they will automatically be revived after the expiry of the emergency. 44th Amendment Act laid out that Article 19 can only be suspended when national emergency is laid down on the grounds of war and external aggression and not in the case of armed rebellion. Very important point to note. इसी point का एक aspect है 44th Amendment Act में Constitution में ये mention किया गया है कि Article 19 can be suspended during the proclamation of national emergency only on 2 grounds. पहला war and second is external aggression. However, अगर emergency armed rebellion के ground पे proclaim की गई है, उस कंडीशन में आर्टिकल 19 की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, राइट? तो ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट है, प्लीज कीप इन माइंड। अंडर आर्टिकल 359, अब 359 को देख लीजिए। President is authorized to suspend by order the right to move any court for enforcement of fundamental right during a national emergency. Thus, remedial measures 332 Article 32 suspend होता है कि आप कोर्ट के पास जाके एनफोर्समेंट के लिए लड़ाई नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट्स टू ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ओके, सो सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट्स टू ओनली दोज एफआर्स जो कि प्रेसिडेंट ऑर्डर में मेंशन किए गए होंगे। सस्पेंशन कुड बी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी और फॉर अ शॉर्टर पीरियड, या तो पूरे 6 महीने इमरजेंसी के पीरियड के लिए होगा या फॉर अ शॉर्टर पीरियड होगा, वो भी मेंशन किया जाएगा। Order should be laid before each house of the parliament for approval. We already know this. And 44th Amendment Act
mandates the president cannot suspend the right to move the court for enforcement guaranteed by Article 2021. तो president can't suspend this कि they can't move to the court for enforcement, right? चलिए, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कब कब डिक्लेयर की गई है. ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बट लेट्स हैव अ लुक. तो 3 बार हुई है सो फार, 62, 71 एंड 75. पहला वाज इशूड ऑन October 62 ऑन द अकाउंट ऑफ चाइनीज अग्रेशन इन द नेफा एंड वाज एनफोर्स्ड टिल January 1968. Second proclamation of national emergency was made in December 1971 in the wake of attack by Pakistan. And third proclamation, even when the emergency was in operation during the second proclamation, तभी third proclamation किया गया था because of the internal disturbance, and both the second and third proclamations were revoked in 1977, right? तो ये 3 हमने already history के perspective से देख लिया था. State emergency पे आते हैं, जो second type of emergency है, which is commonly and very famously known as President's Rule. So Article 355 imposes a duty on center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution, and it is the duty in the performance of which the center takes over the government of a state under Article 356 in case of failure of constitutional machinery in a state. तो basically state emergency या president rule का जो ground है वो है failure of constitutional machinery. This is known as precedent rule. तो ground is failure of constitutional machinery. On the recommendation of governor of the state, तो grounds of imposition क्या है? कब गवर्नर जब रिकमेंड करेंगे तब प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम किया जाएगा. 2 grounds पे. पहला है issue a proclamation under Article 356 if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, which is failure of constitutional machinery, right? तो ये एक ground है. Second is under Article 365, whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction from the center, it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state can't be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. तो नहीं कर पा रहा है कोई state, if a state fails to comply or give effect to any directions from the center, in that case president will be, मतलब it is lawful for the president to hold a situation इस तरीके से. एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल ड्यूरेशन की बात करें तो प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months from the date of its issue. So yes, parliamentary approval is as much required in this case also. However, agar proclamation of president rule is issued at a time when Lok Sabha has been dissolved या during the period अगर लोक सभा dissolve हो जाती है उसने उन्हीं 2 महीने में बिना approving of proclamation, then proclamation again survives until 30 days. वही कंडीशन है जो कि नेशनल इमरजेंसी की थी कि 30 दिन की उन्हें फिर से मोहलत मिलती है. उन्हीं 30 दिन में पहली सिटिंग अगर हो जाती है लोकसभा की उनके दोबारा कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद, एंड प्रोवाइडेड कि राज्यसभा उसको पहले ही अप्रूव कर चुका हो. A very important fact, every state in India except 2 states, Chhattisgarh and Telangana, has been under a state of emergency at some point of the time or other. तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अलावा हर स्टेट इंडिया का कभी ना कभी emergency situation में रहा है. Now let's talk about the consequences of the president rule. तो क्या extraordinary powers हैं president के जब वो president rule impose करते हैं? So पहला है he can take up the functions of the state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state. He can take up functions of state government. Second is he can declare the powers of state legislature are to be exercised by the parliament. He can even declare कि state legislature की सारी power parliament को दे दी जाए. He can take all other necessary steps including
the suspension of the constitutional provisions relating to anybody or authority in the state. तो suspension of constitutional provisions वो भी president कर सकते हैं. Judicial review के scope की अगर हम बात करें तो 38th Amendment Act ने ये डिक्लेयर किया, इट हैज मेड द satisfaction of precedent in invoking Article 356 final and conclusive, which would not be challenged in any court on any ground, but subsequently इसको delete कर दिया गया 44th Amendment Act से, and implying that precedent satisfaction is not beyond judicial review, it can be under the judicial review. Next, let's talk about the third type of emergency, which is financial emergency. Under Article 360 grounds की अगर बात करें तो it empowers the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. And what are the parliamentary approval required? तो इस प्रोक्लेमेशन के लिए दोनों हाउसेस के अप्रूवल ज़रूरी है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. तो 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल चाहिए. लेकिन अगेन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उसी टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हुई है या डिसोल्यूशन का चल रहा है उनका, विदाउट अप्रूविंग, अगेन 30 days वुड बी गिवन from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided Raj Sabha has in the meantime approved it, right? And once approved by both the House of Parliament, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked. तो indefinite period के लिए चलती है, duration indefinite है till it is revoked. चलिए इफेक्ट्स की बात करें अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन ओवर द फाइनेंशियल मैटर ऑफ द स्टेट, reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in the state, reservation of all money bill or other financial bill for the consideration of the president after they are passed by the legislature of the state, and direction from the president for the reduction of salary and allowances of all or any class of persons serving in the union and the judges of the Supreme Court and High Court. तो ये सारे directions president के चाहिए होंगे financial emergency के condition में. Even again there have been many criticism made on the emergency provision so far. इसको देखते हैं, कुछ constituent assembly के members ने ही criticize किया था emergency provisions को कुछ ground पे. पहला ये कि federal character completely destroy हो जाता है और union becomes more powerful. Second is the power of the state. The union and the units will entirely be concentrated in the hands of the union executive. मतलब union, unit, state सबकी power center के हाथ में हो जाएगी and president will become a dictator. This is what the critics have said. The financial autonomy of the state will be nullified. Financial autonomy खत्म हो जाती है, अभी हमने देखा. Fundamental rights will become meaningless and as a result democratic foundation of the constitution will be destroyed. This is what has been said regarding fundamental rights. And while defending the emergency provision in the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar accepted the possibility of their misuse. He observed, "I do not altogether deny that there is a possibility of the articles being abused or employed for political purposes." So he also was in the favor of criticizing the emergency provisions and accepting that there can be a possibility of misuse of such provisions as the constitution has mentioned. So for emergency, and thank you. I'll see you in the next video.